नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ डिम्पी। तो आज बाजार में शुरुआत अच्छी दिख रही है आपको। 19,500 की तरफ आप निफ्टी को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बढ़त जो आपको दिख रही है वो मेटल इंडेक्स से दिख रही है। लगभग 7 महीने के बाद आपको मेटल इंडेक्स एक रिकॉर्ड लेवल पर दिख रहा है। पीएसयू बैंक से पार्टिसिपेशन वापस आई है। पूरा पीएसयू बैंक्स, पूरी बास्केट, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो, बैंक्स हो, पावर एंड फाइनेंस हो, इन सब में हमने देखा था कि अच्छी खासी बॉइंसी आपको शुक्रवार से ही देखने को मिली थी और उसी तरह की आज आपको मूव दिख रही है कई सारे एनर्जी स्टॉक्स में भी। कोल इंडिया इस वक्त बढ़कर लगभग 5% की मूव के साथ है। मेटल से स्टील काउंटर्स हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, वहां पर अच्छी मूव है। ऑटो इंडेक्स से आपको आज अच्छी मूव दिखी। इनफैक्ट मारुति तो आज 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। सो ओवरऑल एक बहुत ही जोरदार तेजी का सेटअप दिख रहा है। सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईटी में, लार्ज कैप आईटी में विप्रो जैसे स्टॉक्स जो अभी तक थोड़े से लगाट थे, वहां से आपको मूव दिख रही है। एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स जिनमें मूव नहीं आई थी, उनमें अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल सारे सेक्टर्स से अच्छी पार्टिसिपेशन दिख रही है। लेकिन इस वक्त ऊपर की कौन कौन सी कॉल्स भी एक्टिव हो गई हैं। एफएनओ में भी किस तरह की पोजिशनिंग दिख रही है। बैंक से इतनी कोई बड़ी बढ़त नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। क्या बैंक्स ऊपर की तरफ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जब तक ये ज्यादा बड़ी चाल नहीं दिखा पाएंगे तब तक इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन क्या धीरे धीरे अब डायरेक्शन क्लियर मिल रही है बाजार को? डिम्पी, गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ी देर पहले जब आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस जैसी तो है 19,500 के पास, और आप देखें तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के पास है भी बाजार। क्या थोड़ी बहुत क्लियर डायरेक्शन मिल रही है अभी, या फिर एक रेजिस्टेंस वॉल अभी ट्रीट होगी 19,500? देखिए, दो चीज़ें मार्केट के अंदर, पहला है बायसनेस और दूसरा है लेवल्स। बायसनेस के हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार अगस्त की सीरीज़ के अंदर भी हमने अपने आप को, चाहे कितना ही नेगेटिव खबरें क्यों ना आई हों, लेकिन 19,300 को बचाने में कामयाब हो गए। 250 को 2-3 बार टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। आप मान सकते हैं कि हमने सपोर्ट्स को बचाया है। अब अगर सपोर्ट को बचा लिया तो क्या हम चलेंगे, उसको लेकर लेवल्स में लेकर थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम्स है। ये लेवल्स फोर्स के साथ पार होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने राइटिंग कर रखी है मार्केट में उनका बहुत हद तक अभी भी सौदे सिस्टम में खड़े हुए हैं। इसलिए यही एक फोर्स का काम तो करेंगे, लेकिन पहले ट्रैप होने चाहिए। अभी ट्रैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए आप दिन भर की बढ़त और जद्दोजहद को भी देख पा रहे होंगे। भले आईटी बीच बीच में आ रहा है, फिर कुछ और स्टॉक्स आ जाते हैं मेटल्स के, लेकिन बाजार को 19,500-600 वाली रेंज को लेकर इससे पार लेके नहीं जा पा रहे। सेम विद द मार्केट, बैंक निफ्टी भी है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम चल रही है। वहां पर भी बार बार आके एचडीएफसी या कुछ और बड़े बैंक्स की जिनकी वेटेज है वो पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर। हमने 5 बड़ी बातों में मोटा मोटी यही सब चीजें लिखी हैं, आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात वही बैंक निफ्टी है। 12 में से 6 शेयर कमजोर हैं, और आप परसेंटेज में देखेंगे तो 1/4% भी नहीं है। पॉइंट्स में देखेंगे तो 90 पॉइंट है। 90 पॉइंट 44,500 के इंडेक्स के आगे कुछ भी नहीं होता। कम से कम 1% भी चलने के लिए इसको 300-400 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो पॉइंट्स भी नहीं है इसके पास। तो ये एक चीज़ है कि मार्केट अभी भी थोड़ा चर्न कर रहा है। एक्चुअली में चर्न, मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट थोड़ा शेक कर रहा है, और शेक करके जो वीक हैंड्स है उनको थोड़ा बाहर कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को बाद में रिवॉर्ड करेगा। अभी तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के फॉर्म में वो दे रहा है। जैसे आज आईटी का पार्टिसिपेशन नोटिसेबल है, आज आप आईटी डिस्कस करेंगे, अभी देखना। अब आप रियल एस्टेट डिस्कस करेंगे, मेटल्स आप सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। हमने खुद एक एनएमडीसी नाम की कंपनी आपको सुबह सुबह बताई थी, जो कि 6% अभी ऊपर है। एफएमसीजी के शेयरों में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। आईटीसी, एचयूएल भी इसी तरह के इन्फ्लेशनरी प्रेशर और रेनफॉल के जो डाटा है उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सेगमेंट टू सेगमेंट काम हो रहा है। लेकिन आज अच्छी बात मैं फिर से बोलूंगा कि आईटी का पार्टिसिपेशन बाजार के लिए अच्छा है। ये भले घूम फिर के आ रहा है, भले आईटी ब्रेकआउट नहीं करेंगे, लेकिन आईटी मार्केट को संभालने का जरूर काम करेंगे। इसमें रिलायंस और एचडीएफसी का रोल अभी और इम्पोर्टेंट होगा कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। एक और चीज मैं अब इसमें जोड़ना चाहूंगा जो हमने 5 बड़ी बातों में नहीं लिखी है, वो है सरकारी कंपनीज का रोल। इलेक्शन से ठीक पहले सरकारी कंपनीज में जिस तरह से ताबड़तोड़ तेजी आ रही है, पहले रेलवे और डिफेंस के चले, अब नॉन रेलवे और नॉन डिफेंसिव शेयर्स के अंदर भी अच्छी बढ़त है। एग्जांपल के लिए एमएमटीसी आप जाके चेक करेंगे तो आज 20% के सर्किट पर है। आप गूगल करके कोई खबर भी ढूंढना चाहे ना एमएमटीसी पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इन सब कंपनीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन सभी कंपनीज पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, स्पेशली सरकारी कंपनीज पे, जिनकी वैल्यूएशन को हम टिपिकली अंडरराइटिंग या फिर ये कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है। वहाँ पे आप बिजनेसेस चेक कीजिए जहाँ आपको ठीक लग रहा है और प्राइसिंग के साथ मैच कर रहा है कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। वहाँ आप अपने वित्तीय सलाहकारों से ज़रूर पूछें। कम से कम अगला 1 महीना
इसी तरह की कंपनी को पकड़ पकड़ के उसकी वैल्यूएशन को ठीक करके कि प्रोसेस शायद मार्केट करता हुआ दिखेगा। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, आप एक बार जरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए और फिर कनेक्ट कीजिए। चलिए डिम्पी, तो ये तो हुई बात लेवल्स की और बाजार का एक ओवरऑल सेटअप हमने ब्रीफली डिस्कस किया, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे व्यूअर्स के लिए बनाकर हमें देंगे। हमारे साथ श्रीकांत चौहान है आज टेक्निकल नजरिया देने के लिए बाजार पर, और साथ ही लक्ष्य सिंह है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। वेरी क्विकली श्रीकांत, बताएं इस तरफ सेटअप कैसा दिख रहा है, क्योंकि एटलीस्ट हम जो एक कंसोलिडेशन के रेंज से बाहर आते हुए तो अब दिख रहे हैं। अभी तक तो डिसाइसिव स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही थी, इंडेक्स पर एक रेंज में निकल के आ रहा था। अब भले ही चाहे एक रेजिस्टेंस की वॉल हो, लेकिन हम देख तो ऊपर की तरफ रहे हैं। आप इस वक्त इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? तो गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, अगर इस मार्केट को अगर हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वीकली एंड मंथली पैटर्न देखें, तो एक बात समझ में आती है कि मार्केट ने एटलीस्ट 19,400 के रेजिस्टेंस को डिसिसिवली क्रॉस किया है। नो डाउट कि आज ओपनिंग के बाद से अभी तक के जो हाईएस्ट लेवल्स है वो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जितने भी बाकी के जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है, जैसे कि आईटीसी, लीवर या रिलायंस, इन सभी में एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है। तो जब तक इनमें एक्टिविटी नहीं आएगी तब तक इन लेवल्स को क्रॉस होते हुए हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट 19,400 450 के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और इवेंचुअली इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए हम शायद इस आने वाले हफ्ते में या मे बी आने वाले 10 या 12 दिनों में हम एक बार 19,700 के लेवल्स निफ्टी में बिल्कुल देख सकते हैं। कोई भी करेक्शन अगर यहाँ से आता है तो स्ट्रेटेजी रहेगी टू बाय ऑन डिप्स। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर किसी ट्रेडर को अगर कोई एग्रेसिव पोजीशन बनानी है तो 19,400 के जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। फॉर द बैंक निफ्टी वहां पे भी हमें लगता है कि एक बार 45,000 प्लस के लेवल्स वहां पे भी देखने मिलेंगे, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम है और प्राइवेट बैंक्स का करेक्शन हो चुका है। तो ब्रॉडली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, या तो कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसे 19,400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा इंडेक्स पर एक व्यू। ठीक है, अब आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। लक्ष्य भी है हमारे साथ। लक्ष्य, गुड आफ्टरनून। बताएं आज कौन से ट्रेड्स हैं आपके रडार पर? सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मार्केट में देखें तो कुछ खास हो नहीं रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 44,650 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ये रेंज में रहेगा, और गिर भी नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोशिश तो देखिए ब्रेकआउट की है। निफ्टी के चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 19,525 के ऊपर हम निकलते हैं तो कुछ खास हो नहीं रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 44,650 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ये रेंज में रहेगा, और गिर भी नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोशिश तो देखिए ब्रेकआउट की है। निफ्टी के चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 19,525 के ऊपर हम निकलते हैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की पोजीशन बन सकती है अगले 2-3 दिन के लिए। इमीडिएटली हम नहीं कह सकते, लेकिन क्लोजिंग के पहले अगर हम इसको निकाल देते हैं 525 का एरिया, तो इसको ब्रेकआउट माना जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे लोअर विक काफी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी भी क्लियर साइन नहीं दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। अगर इसने 650 का एरिया निकाल दिया 44,650, तो ये भी यहाँ से बुलिश हो जाएगा, और पहले जो टारगेट्स निकलेंगे वो 45,000 के आसपास तक निकल सकते हैं, क्योंकि हम कंसोलिडेशन काफी हायर रेंज पे कर रहे हैं। तो ये फिलहाल इंडेक्स में मेरा व्यू रहेगा, और मेरे कुछ स्टॉक्स भी हैं, अगर है तो अभी बोलूं। करें लक्ष्य जी, तो इन्फी बाय लग रहा है मुझे। 1450 स्टॉप लॉस है, टारगेट 1470 1480, और रिलायंस जो है मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, सेल है। 2415 का स्टॉप लॉस है, 2385 का टारगेट है। और यहाँ पे पीएसयू बैंक में आपका ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर है, मैं दे नहीं पाया था लिख के, लेकिन यहाँ पे आपको पीएनबी मुझे लगता है 69.5 तक का अपसाइड दिखा सकता है। काफी अच्छा ब्रेकआउट बना है, तो पीएनबी यहाँ पे बाय हो सकता है पीएसयू बैंकिंग। ठीक है, दो चीज़ें आपने लक्ष्य बताई। पहला चीज़ ये है कि आप भी वही बात कह रहे हैं कि लेवल्स के हिसाब से कंफर्ट नहीं है, बट हाँ सेंटिमेंट के हिसाब से कंफर्म है कि मार्केट में बुलिश हम ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये पुल बैक आना चाहिए। लेथार्जिक रहा पूरा अगस्त का महीना, लेकिन सितंबर के फर्स्ट डे में जो हुआ वो मार्केट के लिए ठीक था। अभी मार्केट ने वो गेंस को छोड़ा नहीं है। यही बात श्रीकांत ने भी कही है। उन्होंने भी कंडीशंस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना व्यू पॉइंट पॉजिटिव रखा। शेयर्स आपने नोट कर लिए। रिलायंस नेगेटिव है तो इन्फोसिस प्लस है, तो बोलिए इंडेक्स कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं।
तो इंडाइसिस को छोड़ के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे ना तो आपका बेनिफिट हो सकता है। ये चर्निंग का काम करेंगे दोनों शेयर्स जो भी लक्ष्य ने आपको दिए हैं। तीसरा एक सरकारी कंपनी वो है पीएनबी, एक वैल्यू बाय है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब जरा श्रीकांत से उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। श्रीकांत जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, तो देखिए जैसे अभी लक्ष्य ने कहा, मुझे भी लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है और ये मोमेंटम जारी रहना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे के बाद 31,700 के लेवल्स को निफ्टी आईटी इंडेक्स ने काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। अगर आप पिछले कम से कम 1-1.5 साल के चार्ट को देखेंगे तो टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पे इन लेवल्स को क्रॉस करने के लिए काफी दिक्कतें निफ्टी आईटी को आ रही थी। अभी इवेंचुअली इसे क्रॉस किया है, तो बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स शायद इस महीने में एक बार 33,000 के भी लेवल्स दिखा सकती है। जैसे कि इन्फोसिस अभी लक्ष्य ने कवर किया है, मुझे लगता है कि टीसीएस में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। कई बार ये 3300 के लेवल्स बनाता है और हायर लेवल्स पे 3500 3550 के लेवल्स बनाता है। तो करंट लेवल से टीसीएस को लॉन्ग रखें और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे तकरीबन रख सकते हैं हम 3360 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ एक रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डीएलएफ में मोमेंटम जारी है, लेकिन लोढ़ा में भी हमें लगता है कि लोढ़ा डेवलपर्स भी करंट लेवल से एक अच्छी रैली कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर लोढ़ा डेवलपर्स को अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि 680 का स्टॉप लॉस रखे, 750 के लेवल्स नजर आते हैं। तो लोढ़ा डेवलपर्स के साथ साथ टीसीएस को लॉन्ग करने की हम राय रखते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने दो शेयर दिए, एक तो रियल एस्टेट ट्रेडिशनली ये बुल रन में ही चल रहा है, जब जब मौका मिले तब इसको प्लस कीजिए। सिर्फ कंपनीज का चुनाव आपको करना है, इसमें लिस्टेड कंपनी थोड़ी कम है, फ्यूचर्स में तो और कम है, तो इसलिए ऐसे डीएलएफ का नाम लिया, मैक्रोटेक का नाम लिया, बड़े ब्रांडेड नेम्स हैं, आप इसमें किसी भी गिरावट भी प्लस कर सकते हैं। दूसरा टीसीएस को लेकर भी बुलिश है, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का कॉम्बो ये चीज़ तो क्लियर कर रहा है कि आप मार्केट के सपोर्ट्स को नहीं तोड़ेंगे। बस इसी चीज़ की वेट हो रही है कि किसी को एंट्री थोड़ी सस्ती मिल जाएगी तो ज़्यादा पैसे कमा लेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बुलिश व्यू मोटा मोटी दोनों एनालिस्ट ने आपको दे दिया, उसके पीछे के वेटेज वाले शेयर्स दोनों ने अपनी कॉल्स में भी कन्वर्ट कर दिए। विजय चोपड़ा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं शो में और एक फंडामेंटल खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं। विजय जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज खबर ये आई कि सीमेंट कंपनीज ने कुछ दाम बढ़ाए हैं, ये दाम नहीं बढ़ा पा रहे थे पहले, लेकिन अब इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। ये दाम बढ़ाने का असर इनके शेयर प्राइसेस पे भी दिख रहा है, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। आप इस पे बुलिश है या फिर आपको ये सीजनल प्ले लग रहा है कि हाँ अभी बढ़ा है, 2-4 दिन में गुम हो जाएगा? नमस्कार डिम्पी। देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे अंकित करना चाहूंगा कि पहली बात, कार्टेलाइजेशन होती थी, इस कारण से सरकार इस पे थोड़ी सी नजर रखती है, और जब भी भाव बढ़ाने की बात होती है तो इस पे कहीं ना कहीं इस पे सरकारी नजर रहती है, क्योंकि एक कमोडिटी है और इस कमोडिटी को मतलब इन कंपनीज को खुला नहीं छोड़ा जा सकता कितना भी भाव बढ़ाने के लिए। तो इसको रोकने के लिए ही भारत सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए, और अब थोड़ा सा जो भाव बढ़ाया भी गया है, मुझे लगता है कि बैलेंस शीट के लिए अच्छा है। 2-3 चीजें हैं, क्योंकि जहां सीमेंट की प्रोडक्शन के जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, क्योंकि कोयला अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कोयले का रेट बढ़ चुका है और कोयले का काफी इस्तेमाल होता है सीमेंट प्लांट्स में। दूसरी चीज, मानसून के दौरान जनरली सीमेंट कंपनीज अच्छा नहीं करती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगभग रुक सी जाती है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। तो मानसून के जस्ट बाद आने वाले 6 महीने जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज होती है। दूसरा कि एक मौसम अच्छा होता है और अच्छे से काम किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से स्पेशली नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में दिक्कत रहता है। तो ये जो आने वाले 6 महीने हैं, सितंबर टू मार्च, 6-7 महीनों में बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो उस कारण से भी सीमेंट कंपनी जनरली एक्शन में रहती है, क्योंकि ऑफटेक बढ़ जाता है। और मेरा ये मानना है कि काफी सारी अच्छी सीमेंट कंपनीज हैं। मुझे तो छोटी कंपनीज में भी बहुत अच्छा एक्शन लगता है, जहां पर खरीदारी करी जा सकती है। और कंपनीज लाइक सागर सीमेंट आज तेज भी है, तो सागर में मुझे अच्छी तेजी लगती है। इसके अलावा डालमिया भारत है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और एसीसी में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी ताकत देखने को मिल रही है, तो एसीसी को भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सीमेंट कंपनीज में। तो ऐसा नहीं है, दिस इज एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर बाजार में कोई मेजर उठापटक नहीं हुई और कोई गलत खबर नहीं आई,
तो मुझे लगता है सीमेंट आने वाले 6 महीने बहुत अच्छा करेगा। ऐसे भी ऑफ कोर्स ये गोइंग इनटू द इलेक्शन ईयर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर भी बहुत है और ये सीमेंट कंपनीज बता भी रही हैं, इन पर एक रिपोर्ट भी है कि FY24 में डबल डिजिट ग्रोथ की इनको एक्सपेक्टेशन भी है। तो सीमेंट स्टॉक्स यहाँ विजय पसंद कर रहे हैं। ठीक है विजय, आपसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त जो व्यूअर्स FNO में ट्रेड करते हैं उनके लिए हम एक ट्रेड लेकर आए हैं। कुछ बोल रहे हैं हमारे साथ, ऑप्शन का चैंपियन आइए हमारा खास सेगमेंट उसमें एंटर करते हैं। ऑलराइट, कुछ बताएं आज का ट्रेड। गुड आफ्टरनून। जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का जो मेरा ऑप्शंस का ट्रेड है वो है इन दी IT स्पेस, परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए इस स्टॉक को हमने पिछले हफ्ते रिकमेंड भी किया था एज अ कैश बाय, और आप आज देखें तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट है। ओवरऑल IT सेक्टर में भी पॉजिटिविटी है, तो इसका आप 5800 का जो कॉल है ये 190 to 200 की रेंज में बाय करें। यहाँ पे आपका जो टारगेट है ये 240 का पहला टारगेट और 290 का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 140 का लेके चलें। यहाँ पे जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए हैं उसके अनुसार 17,500 का प्रॉफिट हो सकता है और 8,750 का लॉस। तो 1:2 का रेशियो बहुत ही अच्छे से यहाँ पैन आउट हो रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स 5800 का कॉल, ये आज का सुझाव रहेगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे 5800 की कॉल आप बता रहे हैं। फर्स्ट टारगेट 240 और सेकंड टारगेट 290 का होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुश ये बताने के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज हमने देखा IT की ही बात हो रही है तो विप्रो और HCL टेक को भी एक बार डिस्कस करते हैं। लार्ज कैप IT है, इनमें मूव इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी की, हालांकि लार्ज कैप IT अब भी इतना नहीं चला जितना मिड कैप IT चल रहा है, लेकिन अब पूरे जब लार्ज कैप्स में एक अच्छी मूव दिख रही है और ये स्पेसेस जिनमें अभी तक मूव कैचअप नहीं हुई थी, क्या वहां मौके अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं? लक्ष्य एक बार बताएं, विप्रो और HCL टेक इन पर क्या व्यू बनेगा? जी अगर विप्रो में कहें तो ब्रेकआउट है क्लियर कट। ये 423 का एरिया जो था इससे फाइनली ब्रेकआउट किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट है 445 है और 445 निकलने के बाद एक बहुत ही अच्छी रैली आपको मिल सकती है 480 तक पोजिशनली। लेकिन पहला जो इसका जंक्शन है जहाँ पे रुकेगा 445 है और वहां पे अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तो अच्छी बात है और उसके ज्यादा नीचे ना आए तो मुझे लगता है यहाँ से 450 से लेके 485 तक के टारगेट्स आपको एक महीने के आसपास टाइम फ्रेम है तो मिल सकते हैं। 80 एक महीने के अंदर आपको इस लेवल ये दिखा सकता है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और स्पेशली मिड कैप मेटल स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स लाइक्स हमने देखा कि इनफैक्ट स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील, JSW स्टील लार्ज कैप्स में अच्छी मूव है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम जैसे काउंटर्स में भी अच्छी, नाल्को जैसे काउंटर्स में भी अच्छी मूव है, लेकिन थोड़ी कैचअप मूव अब आपको क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 4.5% आज ये तेज है। दूसरा एल्यूमिनियम, मिड कैप एल्यूमिनियम काउंटर नाल्को में अच्छी खासी मूव है। तो क्या मेजर ऑफ द मूव हो गई है या अब भी थोड़ी सी स्ट्रीम बाकी है? अगर पूरे सितंबर सीरीज के लिए अगर इन काउंटर्स पर नजर रखनी हो श्रीकांत, तो क्या आपको मेटल में स्टील काउंटर या एल्यूमिनियम काउंटर कौन सी होगी आपकी प्रेफर्ड बेट? बिल्कुल, तो देखिए अगर मेटल्स के पूरे ओवरऑल स्पेस को देखें तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि इनमें जो बाइंग आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग बाइंग है, यानी कि कई सारे लेवल्स को ये क्रॉस करते हुए वर्टिकल रैली में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे तेजी का अगर व्यू रखना है तो स्टील स्टॉक्स में अभी भी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टील अथॉरिटी ने अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 95-96 के लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है। तो यहाँ पे जो तेजी बनेगी वो तकरीबन 110 रुपए तक स्टील अथॉरिटी को लेके जा सकती है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे जो तेजी बनी है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमें लगता है कि ये स्टॉक भी एक बार 740-45 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन दोनों स्टॉक्स में तेजी की राय है और लगता है कि नाल्को और हिंडाल्को में भी तेजी बनेगी, लेकिन वहां पे कुछ करेक्शन के बाद यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखी, कुछ करेक्शन पे या कुछ सपोर्ट्स के करीब अगर स्टॉक्स आते हैं तो उसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स आपको नाल्को पे मिल गया। अलग अलग ट्रेड हम आपके सामने रख ही रहे हैं। एक दो ब्रेकआउट शेयर भी जोड़ लेते हैं इसी के साथ ही।
आज का जो मूव है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आज आप छोड़ दीजिए इसको भले आज के मूव को, अगर आप इसका मंथली मूव देखेंगे ना तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। एक बार आप इसका मंथ का चार्ट भी दिखाइएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का, और आज का तो दिखाई दिया आपने। लक्ष्य ये एक रेजिस्टेंस एरिया को पार कर रहा है, और ये पार कर रहा है अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर टू सितंबर, करीब करीब 11 महीने बाद ये उसी जगह पर वापस पहुंचा है जहां पे पहले ये था। इस बार का फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं होगा, अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छे पैसे देगा, ये कम से कम 200 रुपये चलेगा। और ये देखिए अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास है। ये 1040 एरिया को निकालने के बाद ही ये ब्रेकआउट दिखाएगा। ओवरऑल सीजन ऐसा आ रहा है, इलेक्शन ईयर है और काफी सारे इलेक्शंस हैं, और ये सीजन जो आ रहा है इसमें नॉर्मली ये स्टॉक चलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड आपको मिल सकता है 1080 तक का, अगर हमारा 1040 का एरिया ये निकाल देता है। तो जब एक बार निकाल दे, थोड़ी कंडीशनल बाय है, लेकिन 1040 निकाल दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे एक दिन, तो आप फिर 1025 या 1030 के अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस लगा के आप इसको रन कर सकते हैं अनदर 5 to 7% के लिए। ओके ठीक है, ये अगर 40 के लेवल को पार कर दे तो आपके पास 7 से 8% का रिटर्न और हो सकता है, यानी कि 1000 रुपये का शेयर अगर मान लीजिए 10% भी चल जाए, मान लीजिए रफ में, तो 100 रुपये और जोड़ देगा ये। एक काम करते हैं, जरा विजय जी से भी पता कर लेते हैं, और आप ना इन सारे लिकर कंपनीज का ना एक बार जरा 2-2 महीने या 1-1 साल के चार्ट दिखाइएगा। उसमें से सोम डिस्टिलरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीएम ब्रिवरीज, ये कुछ एक ग्लोबल स्पिरिट्स, ये 4-5 कंपनीज हैं मोटा मोटी, इनको ज़रूर दिखाइएगा, सबका 2 महीने से लेके 1 साल तक का चार्ट। विजय जी इलेक्शन ईयर है, ठीक है, हालांकि मैं इसको थोड़ी कम वेटेज दूंगा कि इलेक्शंस में लिकर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके ब्रांड इतने महंगे हैं कि जहाँ पे बांटी जाती है वहाँ पे इनके ब्रांड्स नहीं बांटे जाते होंगे। दूसरी बात, क्योंकि अब ना पैटर्न बदल रहा है सोसाइटी का टिपिकली, तो मैं सिर्फ उसके साथ जा रहा हूँ कि भी जो सोसाइटी का पैटर्न बदल रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, ये उनकी लिस्ट में अच्छे से आता है, इसलिए क्या इनकी वैल्यूएशन को मैं अंडर वैल्यूड मानूं जहां पे अभी ये ट्रेड कर रही है कंपनीज? डिम्पी, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि जो जो सोशल ड्रिंकिंग पैटर्न्स है वो बहुत तेजी से बदले हैं पिछले 10 सालों में, और निश्चित रूप से जहां पर पहले खास करके फीमेल्स बाहर ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, अब आप किसी भी पब में जाइए या किसी भी जगह पे जाइए, गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, तो आपको सोशल ड्रिंकिंग काफी एक्सेप्टेबल हो चुकी है। और खास करके जो फीमेल्स हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो आदमी तो पहले दिखाई देते ही थे, बट नो डाउट पिछले 10 सालों में ये पैटर्न बदला है, ओपननेस आई है, और इस कारण से कंजम्पशन भी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि पूरे लिकर स्पेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अंडर परफॉर्मेंस दिखी वो इस कारण से थी क्योंकि एथेनॉल के प्राइसेस बढ़े थे, और एथेनॉल सोर्सिंग एक इशू बन गया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोर्स कर रही है एथेनॉल अपना ब्लेंडिंग के लिए, और यही एथेनॉल पहले जो काम आता था, जो इन कंपनियों को सस्ते में मिलता था, उसके भाव बढ़ गए क्योंकि भारत सरकार ही खरीद रही है उसको। तो इस कारण से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं वो प्राइसेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। और अगर आप मेरी पिक पूछें, मेरे को इस समय पे यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूरीज, सबसे अच्छा लग रहा है, चार्ट पे भी, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, जो करीब करीब 1560 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये इसकी 1750-1800 तक जाने की बहुत अच्छी संभावना है। आगे सर्दियां भी आ रही हैं और सर्दियों में थोड़ी कंजम्पशन बढ़ती है, बियर की भले घटती हो, मगर जो जो दूसरे हार्ड ड्रिंक्स है उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो यूबीएल में मैं खरीदारी करने का रिकमेंडेशन दूंगा, जो मेरी आज की पिक होगी। ओके ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव है। विश्व मोहन हम तक एक रिसर्च लेकर आए हैं कि शुगर स्टॉक्स में तेजी के रीजंस क्या हैं, और तेजी बाजार में भी हमें इनफैक्ट दिख रही है। तो ये डिफरेंट पॉकेट्स जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं। विश्व हमारे साथ अब बन गए हैं। विश्व बताएं। ओके, विश्व मोहन के साथ जुड़ेंगे इन अ वाइल, लेकिन इन द मीन टाइम
जो दूसरे हम ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज बाजार में सारी ही पॉकेट से जब अच्छी मूव देखने को मिली है तो पीएसयू बैंक्स मेजरली और लास्ट आवर में अभी आप पिछले 15 मिनट में आप देखें तो बाजार में तेजी थोड़ी और बढ़ी है। 19,500 के ऊपर अब निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी 125 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है और इनफैक्ट ये जो बढ़त लार्ज कैप्स में देखने को मिली है उसमें मेटल्स तो हैं ही, स्टॉक्स लाइक पावर और एनर्जी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें भी मूव और बढ़ी है। क्या ये परफेक्ट एक वन ऑफ द सूटेबल कॉम्बिनेशन होगा लक्ष्य, अगर हमें उन स्पेसेस को चूज करना है जहां तेजी बनी हुई है और कॉम्बिनेशन अगर पीएसयू स्पेस से हो तो वो और मोर द मैरियर है, लाइक एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, और आप देखें भी तो पिछले कुछ मिनटों में तेजी भी बढ़ी है। पीएसयू स्पेस बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे डिफरेंट पॉकेट्स हो, और पावर तो वैसे ही चल रहा है। जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे एनटीपीसी की बात करूं तो यहाँ पे जो आज कैंडल बना है इसके बाद एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है। पीएसयू में बैंकिंग में मुझे जगह लग रही है, समझ रहे हो आप? मतलब पीएसयू स्टॉक्स नहीं जबकि पीएसयू बैंक जो है उसमें काफी जगह है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स का मोह छोड़ के थोड़ा बैंक की तरफ देखेंगे, काफी अच्छे अपसाइड मिल सकते हैं। मैंने पीएनबी का नाम लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से 200-205 तक के लेवल आ सकते हैं। 193 के स्टॉप लॉस से आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा वहां पे देखें जहां पे जगह है अभी, टेक्निकली भी और प्राइस एक्शन वाइज भी, और जो ज्यादा अभी चले नहीं। बड़ौदा के एक कॉल लक्ष्य की तरफ से यहाँ आते हुए जो अभी तक चले हुए नहीं, पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा सा लगाट रहे हैं, वापसी कमबैक कर रहे हैं और उसमें आपको वो स्टॉक्स कैचअप करने होंगे जहाँ पे मूव पॉसिबल है। तो ऐसे में पीएनबी तो एक स्टॉक था ही जो ऐड हुआ है और बीओबी भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन विश्वा से चलिए अब जुड़ते हैं, अब हमारे साथ विश्व मोहन कनेक्टेड है आज के रीजंस बताने के लिए शुगर स्टॉक में तेजी के। विश्वा बताएं, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। देखिए, सबसे अहम खबर ये है कि यूपी एक बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है जहां पर एसएपी यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस, एक एफआरपी होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए जारी किए जाते हैं और एसएपी होता है राज्य सरकारें तय करती है। अगर वो बढ़ती है तो गन्ना किसानों को ज़्यादा भाव मिलेंगे। गन्ना किसानों को अगर ज़्यादा भाव देना पड़ेगा तो मिलों पर दबाव बढ़ेगा, तो मिलें भी अपने दाम चीनी की बढ़ाएंगी। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है क्योंकि चुनावी साल है तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएपी बढ़ने वाला है। केंद्र ने तो पहले ही जून में ही बढ़ा दिया था 315 रुपये प्रति क्विंटल और अब राज्य सरकारें यानी सबसे पहले यूपी बढ़ाने वाली है, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। दूसरी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार चीनी के दाम ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह से क्रूड के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं उससे बायोफ्यूल के लिए, ब्लेंडिंग के लिए शुगर बेस जो इथेनॉल है उसकी डिमांड बढ़ी है। शुगर बेस इथेनॉल के दाम भी अब तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इसके भी दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे उत्पादन को लेकर अगर बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत, यहाँ पर उत्पादन को लेकर चिंता है, यील्ड को लेकर चिंता है और 2023-24 जो नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा वहाँ पर अब एक्सपोर्ट भी नहीं होने की संभावना है। तो ऐसे में वर्ल्ड में भी सप्लाई कमी रहेगी, घरेलू बाजार में भी उत्पादन को लेकर चिंता है और दूसरे जो बड़े उत्पादक देश है जिसमें थाईलैंड और एशिया के बड़े उत्पादक, वहाँ भी उत्पादन को लेकर चिंता। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चीनी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं और चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। और सरकार का यहाँ फोकस इथेनॉल ब्लेंडिंग पर तो है ही, लगातार वो टारगेट ऊपर की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। उससे भी फायदा हो रहा है मिलों को, मिलों की जो कैश फ्लो की जो दिक्कतें हैं वो कम हो रही है अगर वो इथेनॉल डाइवर्जन की तरफ उनका अगर फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वही रिफ्लेक्ट आपको शेयर प्राइस में कर रहा है। 10 से 11% तक की तेजी आज देखने को मिल रही है। या तेजी देखने को मिल रही है शुगर स्टॉक्स में ही। एक बार ये समझ लेते हैं इतनी तेजी के बाद एक बार करना क्या चाहिए। क्या अभी जिस तरह के स्क्यूज दिख रहे हैं श्रीकांत, लगता है हाँ तो स्टॉक्स को राइड करना चाहिए। आप क्या रेकमेंड करेंगे, कोई स्टॉक जहां आपको फ्रेश एंट्री के भी मौके दिख रहे हो? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा शुगर स्टॉक्स में बिल्कुल एक अच्छी रैली बन सकती है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स हो चुके हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो रेणुका शुगर जहां पे काफी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल का कंसोलिडेशन हुआ था और उसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर ऐसे पैटर्न से अगर किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो दैट मीन्स कि इट इज आउट परफॉर्मिंग टू दी एंटायर बास्केट। यहाँ से ये स्टॉक एक बार 60 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से भी रेणुका शुगर को लॉन्ग किया जा सकता है। नो डाउट 9 से 10% ऊपर है, लेकिन करंट लेवल से भी इसमें एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर, इन दोनों में जो पैटर्न्स हैं वो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से भी इनमें और तेजी बनेगी। और स्पेसिफिकली अगर धामपुर शुगर की बात करें तो ये स्टॉक वैसे काफी पिटा हुआ था, बट अभी जैसे न्यूज फ्लो अभी विश्वा ने बताई, मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे अगर कोई मेजर बेनिफिशियरी अगर हो सकता है तो वो है धामपुर शुगर, जो 320-325 के लेवल्स दिखा सकता है।
करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल से 255 इसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। और बलरामपुर चीनी मुझे लगता है कि सभी के फेवरेट लिस्ट में है ये स्टॉक, और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसमें अगर ब्रेकआउट बनता है तो ये भी स्टॉक 440 के लेवल्स दिखा सकता है। तो तीनों जो मेजर स्टॉक्स हैं, इन तीनों में हम तेजी की राय रखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन भी मिली है जो शुगर के अभी आपको श्रीकांत बता रहे हैं। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं एक्चुअली जिनमें ड्यू है। मूव एक ड्यू है, वो गेल के अंदर है। आज गेल भले ही 1% ऊपर है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये उस स्पीड से नहीं चल रहा जिस स्पीड से एक्सपेक्टेड था कि ये बैक टू बैक सेकेंड डे भी चलेगा। ये थका हुआ शेयर थोड़ा सा महसूस हो रहा है। एक बार लक्ष्य से पता कर लेते हैं। लक्ष्य कोई रेजिस्टेंस है क्या? 117 से 122 आने में एक ही झटके में इसने कर दिया, लेकिन उसके बाद चलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है इसको। 122 123 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका सपोर्ट भी 120 के आसपास है। तो ये 120 से लेके 123 के बीच में अगर कंसोलिडेट करता है, यहाँ रुका भी रहता है, तो ये अपसाइड की तैयारी है। ये कोई ऐसा गिर नहीं जाने वाला है, क्योंकि अपसाइड अभी और बाकी है। यहाँ पे 128 से 132 तक अपसाइड है। तो मुझे लगता है ये हाई लेवल पे कंसोलिडेशन एक अच्छा साइन है, और यहाँ पे 120 का स्टॉप लॉस रखें पोजिशनली भी, और उसके जब तक ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ जगह बना रहा है ऊपर जाने की, और हो सकता है 128 132 तक जाए मे बी 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है यहाँ। एक कई बार होता है ना, इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन से जुड़े हुए के बार ग्रुप्स के साथ कई लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 2024 के चुनाव हैं तो अडानी और अंबानी के शेयर्स को वापस से रीवैल्यूड किया जा रहा है। मैं विजय जी आपसे सवाल पता करना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई आदमी सिर्फ इसी चीज़ को नोटिस करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है कि भाई आज जो भी हुआ रिपोर्ट से, हिडलबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयर्स में, लेकिन मेरे को कुछ पोजीशंस ले लेनी चाहिए। नंबर्स कैसे भी आए, रिजल्ट्स कैसे भी आए इलेक्शंस के, लेकिन मैं अगले 6-8 महीने के लिए रखूँगा। मई में सरकार बन जाएगी, जनवरी में डेट आ जाएंगी, इलेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। अडानी ग्रुप की आप एक दो कंपनी मेरे को बता सकते हो जो आपको वैल्यू में बहुत अच्छी लगती हो, बिजनेस के हिसाब से जमती हो, अडानी पोर्ट को छोड़ के? वो सबको पता है। डिम्पी, आप हमारे पुराने मित्र हैं और आप मेरी पल्स जानते हैं। आपने पहले ही अदानी पोर्ट उसमें से हटा लिया। मैं जनरली बहुत वैल्यू चेस करता हूँ, और जहां मुझे वैल्यूएशन ठीक लगती है और पोटेंशियल अच्छा लगता है, तो अदानी पोर्ट नो डाउट सबसे खूबसूरत बिजनेस है अदानी इसका ग्रुप का। मगर उसके अलावा भी मुझे लगता है एसीसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, ये भी अदानी समूह का ही स्टॉक है। और अगर आप सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो नो डाउट नाम से ये चीज बिकती है और लोग नाम से एसीसी को लेते हैं। तो इसका एक बहुत तगड़ा ब्रांड रिकॉल है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसको मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में नहीं छोड़ना चाहिए। और एसीसी काफी करेक्शन के बाद अभी उठना शुरू हुआ है। तो अदानी समूह से मुझे जो दो स्टॉक अच्छे लगते थे, अदानी पोर्ट और एसीसी, इन दोनों में नो डाउट बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सीजनल होता है। पहले आप अभी चीनी की बात कर रहे थे, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ चीनी के ऊपर भी बोलना चाहता था, और साथ में एक आध अलाइड सेक्टर्स हैं उस पर भी मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता था। बताइए सर, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, तो चीनी, देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि चीनी मिलों को जो दोहरा फायदा पहुंचा है, एक तो इंटरनेशनली चीनी के जो रेट हैं वो $24-25 पे पहुंच गए, $23-24 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी चीनी काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इस बार का जो प्रोडक्शन है गन्ने का वो ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो शुगर बेल्ट है, खास करके उत्तर प्रदेश वगैरह, जहाँ सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है, आंध्रा में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, मगर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है। तो वहां पे बारिश ठीक है और इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाव हैं शुगर केन के, उसके रिवीजन की बात भी होगी। पहले ऐसा था कि चीनी मिलों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत कर्जा था, मगर जैसे ही एथेनॉल पॉलिसी आई तो एथेनॉल बिकने लग गया। एथेनॉल बिकते ही भारत सरकार ही एथेनॉल खरीद रही थी। तो बहुत सारी चीनी कंपनियां जो है वो अपनी समस्याओं से निकल गई है, डेट से निकल गई है। तो इस समय बहुत अच्छा सीजनल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और तीसरी बहुत अहम मुद्दा है कि हमारा जब से फेस्टिव सीजन शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर से लेकर लगभग दिसंबर तक तरह तरह के त्योहार आते हैं, तो मीठे का जो चलन है खाने का, वो शुगर का ऑफटेक बहुत बढ़ जाता है।
तो 3 तरीके से मुझे लगता है चीनी मिलें काफी चीनी मिलों को फायदा होगा। दूसरा इसके साथ एक अलाइड सेक्टर है चावल का। मॉनसून में चावल की भी बुआई होती है, तो मुझे लगता है कि चावल की फसल भी इस बार ठीक रहनी चाहिए। और खास करके नॉर्थ इंडिया में मेरी कुछ चैनल चेक बात चल रही थी, तो एलटी फूड्स है, ये अच्छी कंपनी है, केआरबीएल है, अच्छी कंपनी है। तो ये भी अगर अभी कोई लेता है तो अक्टूबर नवंबर तक, दिवाली तक लेके रखने के लिए अच्छी कंपनीज है। एक माइक्रो कैप और कंपनी है मिष्ठान फूड्स, जो छोटा 11-12 रुपए का है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, जो 14-15 रुपए तक ये इसको लेके जा सकता है। और ये कंपनी अभी अपना एथेनॉल भी प्रोडक्शन की बात कर रही है और ईवी के कंपोनेंट्स की बात भी कर रही है। तो 3-4 कंपनीज हैं मुझे लगता है चीनी में, चावल में, जो कि सीजनल इफेक्ट प्ले होगा और बहुत अच्छा इसके अंदर अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो चीनी की जो टॉप कंपनीज हैं, मेरा पहला चॉइस है ईआईडी पैरी, जो कि अभी चला नहीं है। तो ईआईडी पैरी जो कि मुरुगप्पा ग्रुप का कंपनी है, तो ईआईडी में खरीदारी करी जा सकती है। राइट, बिल्कुल। तो कुछ स्टॉक्स जो हमें विजय जी भी बता रहे हैं, ठीक है, और राइट, नोटेड विजय जी, आपने सारे स्टॉक्स बताए। लेकिन अब आज जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं वो क्या होने चाहिए? यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड्स लेके जाना क्या चाहिए? लक्ष्य, जिस तरह की तेज़ी हमें दिख रही है और लास्ट आवर में तेज़ी स्पेशली उन्हीं स्पेसेस पे ज़्यादा आपको दिख रही है। लार्ज कैप में पावर स्टॉक्स में तेज़ी आई है, एनर्जी स्टॉक्स में तेज़ी आई है, बैंक्स थोड़े से आए हैं। तो इस वक्त यहाँ से तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स बीटीएसटी ही होने चाहिए। क्या लेवल्स के लिए आप आए करेंगे और क्या ट्रेड्स होंगे आपके रडार पर? जी, बेसिकली मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है। 44,450 का अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस कोई लगाए तो यहाँ पे 44,850 900 तक के अटेम्प्ट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि विक्स डाउन है और सारी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। और काफी सारे जो बैंक्स है ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग काफी स्ट्रांग है, उस पर आप ज्यादा फोकस करें क्योंकि जो स्ट्रांग है वो और भागेगा। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग ही एक सेक्टर है जो काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। उसके बाद शुगर सेक्टर में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो ये 2 सेक्टर है जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी सारे स्टॉक्स में यहाँ पे जगह भी है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। पीएनबी है, बीओबी है, एसबीआई है, ये सारे कैचअप कर सकते हैं यहाँ से। और तो आपके पीएसयू बैंक स्टॉक्स होंगे और शुगर स्टॉक्स हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। श्रीकांत से भी समझते हैं। श्रीकांत, आप कहाँ नजर रखेंगे? आपके बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स या रेलवे से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें भी तेजी रहेगी। और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे लग रहा है बीएचईएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जो 138 के करीब ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार के दिन हमने काफी सिग्निफिकेंट रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी थी। आज उसमें एक पॉज पैटर्न बना है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि वापस इसमें एक कंटिन्यूएशन कल के दिन में देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से बीएचईएल को लॉन्ग करें, जो 138 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अभी जो उसका नेक्स्ट पड़ाव है वो तकरीबन 150 के करीब का है। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे 134 के, जो आज के लोएस्ट लेवल्स है। टारगेट्स जैसे मैंने बताया 150 के रहेंगे। एक अच्छी खासे अप मूव में और यहाँ से भी ऊपर के लेवल बीएचईएल पर दिखते हैं श्रीकांत को। ठीक है, बढ़ते आगे। एमएनएम पर एक खास खबर लेकर आए हैं हमारे इन हाउस रिसर्च टीम सौमीत, और एमएनएम ने स्वराज ट्रैक्टर का जो नया वर्जन लॉन्च किया है। स्वराज पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है, किस तरह की इसमें फीचर्स हैं, इस सब पर सुमित चतुर्वेदी ने एक खास इंटरेक्शन की है। आइए आपको सुनवाते हैं। शुरुआत करते हैं नई स्वराज सीरीज से। क्या खासियत है इसमें, क्या प्राइस पॉइंट है और क्या इसका पावर परफॉर्मेंस है? ये नया स्वराज आज हमने लॉन्च किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी स्टाइलिंग नई है। ग्रिल से लेके एलईडी टेल लैंप से लेके पूरी पैनलिंग जो है बहुत ही स्मार्ट स्टाइलिंग के साथ की गई है। और सिर्फ स्टाइलिंग ही नहीं, इसमें हमने कई नए प्रोडक्ट फीचर दिए हैं, जैसे कि इसमें हमारा नया हैवी ड्यूटी एक्सल आ गया है, एलईडी टेल लैंप्स आए हैं जो ये बहुत पावरफुल इंजन के साथ है। हमारी टॉर्क कैपेसिटी बढ़ गई है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सब्सटेंशियली बेटर हो गई है पहले से। साइड शिफ्ट में हम लोग इसको दे रहे हैं, 4 व्हील ड्राइव दे रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अ न्यू ट्रैक्टर, ये पूरा नया ट्रैक्टर है। और इसके साथ ही आज हमने श्री महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ अपनी ब्रांड एसोसिएशन भी अनाउंस की है और उनके ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ और एक इतने अच्छे ट्रैक्टर के साथ नया स्वराज जो है, हमें लगता है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत पसंद आएगा।
इसके बाद बातचीत करें पूरे फार्म इक्विपमेंट सेक्टर की, तो क्या ग्रोथ है उसमें, किस तरह का आप आने वाले कुछ क्वार्टर्स देख रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल भारत में 9,45,000 ट्रैक्टर बिके थे इंडस्ट्री में और एक नया कीर्तिमान बना था। अभी तक बड़ी खुशी की बात है कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री पिछले हाई बेस के बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और YTD अगस्त के जो नंबर हैं उसमें इंडस्ट्री अभी ऑलमोस्ट फ्लैट है। अभी हमने देखा कि जुलाई तक बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी, बेटर देन लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसलिए खरीफ की जो बुआई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। अगस्त में मानसून काफ़ी कम रहा, उससे थोड़ा कुछ क्षेत्रों में सेटबैक हुआ है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें तो खरीफ की सोइंग जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उन सभी में बहुत अच्छी हुई है, अदर देन पल्सेस में 8 से 9% की शॉर्टफॉल है, लेकिन बाकी जितनी भी खरीफ की क्रॉप्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी सोइंग हुई है। तो अगले 15-20 दिनों में अगर हमें थोड़ा बहुत भी बारिश मिल गई तो आई थिंक जो खरीफ की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी निकलेगी। और बारिशें जो हो रही है, मानसून जो अभी चल रहा है, कई जगह पे कम था, कई जगह ज़्यादा था, कुल मिला के आपके फार्म इक्विपमेंट सेक्टर पे कोई उसका प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, जैसे कि मैंने बोला, इंडस्ट्री बहुत अच्छी हुई है। इनफैक्ट अगस्त के महीने में जैसे कि आपने देखा बारिश काफ़ी कम थी, लेकिन इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। सो YTD लेवल पे भी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, M&M के बारे में पता भी कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा चला हुआ शेयर भी है और थोड़ा रुक भी रहा है अभी इस जगह पर आके, फिर भी लक्ष्य से पता कर लेते हैं कि कुछ दम है, कोई ट्रेड है तो बताइएगा लक्ष्य, नहीं तो फिर ड्रॉप भी कर देंगे। चलो चेक करना है लक्ष्य। जी, चेक कर लेते हैं इसको। फिलहाल के लिए देखिए मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है ब्रेकआउट का, तो थोड़ा सा रुका हुआ है ये, और मुझे लगता है कंसोलिडेशन 1550 से लेके 1580 के बीच में चलेगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट आएगा। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन और चल सकता है, वीकली कैंडल इतना अच्छा नहीं। ठीक है, जब तक कंसोलिडेशन चल रहा है तब तक अभी सौदे के अंदर आना भी नहीं है, पैसे लिमिटेड हैं। अच्छे शेयर्स पकड़िए, फटाफट चलने वाले शेयर्स पकड़िए, नहीं तो फिर वैसे ठीक है, पोर्टफोलियो में रखना है तो रख ही लो, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आपको जल्दी रिटर्न मिल जाए अपने पैसों का तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। एक दो शेयर जरा और पता करते हैं। श्रीकांत, जरा आप चेक करना, एक इगारशी मोटर करके कंपनी है, मैं स्पेल कर देता हूँ आपके लिए, IGARASHI। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे भी डिम्पी अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, एक स्विंग हाई क्रॉस हुआ है मंथली बेसिस पे अराउंड 615 620, और ये स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 720 725 के हैं, जो यहाँ से भी एक 10 to 12% की तेजी दिखा रहा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं विद एन इन्वेस्टमेंट व्यू। विद ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आज ही के दिन में 12% ऊपर है, बट अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो फिर ट्रेडर्स के लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी टू बाय समवेयर क्लोज टू वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ टुडेज डेट। तो वेटेड एवरेज है आज का तकरीबन 640 के करीब, अगर 640 के करीब आता है तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। बट अगर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें 720 के टारगेट के। विजय जी, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, मैंने आज सुबह भी इसके बारे में डिस्कस किया था, वो था IEX के बारे में। एक्चुअली हो क्या गया ना, इसे UPL ने एक बेस बनाया, गिरने के बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बाद वो चला। IEX के साथ भी पॉलिसी ड्रिवन न्यूज़ आई, हालांकि वो कंफर्म नहीं हुई कि इनको कितना नुकसान होगा, लेकिन मार्केट ने एक राउंड की पनिशमेंट इनको दे दी है। अब सब लोग कह रहे हैं कि पावर की डिमांड है, पावर कंपनीज के दिन बदल रहे हैं, सरकार पॉलिसीज लेके आ रही है, तो फिर IEX पीछे क्यों छूटेगा? IEX तो ट्रेडिंग कंपनी है, इनको तो पैसा भी नहीं लगाना है, एक का माल दूसरे को बेचना है बस। बिल्कुल। तो देखिए अगर अभी के इस मार्केट में अगर आप देखें तो इनमें सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम या एक्टिविटी काफी ज्यादा है, और इसी वजह से उसके जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में हम तेजी देखते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें जो एक बड़ी गिरावट हुई थी उसी का एक रिबाउंड अभी चल रहा है, और इस रिबाउंड में अगर ये स्टॉक अगर चलता है तो ऑलमोस्ट ये 50% के रिट्रेसमेंट के करीब तो आ चुका है, यानी 140 के करीब। तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन अगर 140 के भी लेवल्स अगर ये पार कर लेता है तो शायद ये 150 के लेवल्स तक जा सकता है, जहां पे इसने इस पर्टिकुलर पूरे जो कंटिन्यूअस जो भी फॉल आया है देखने में मिला है हमें, उन लेवल्स के करीब बड़े वॉल्यूम्स बनाए थे।
तो शायद 150 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल से भी अगर कोई रिबाउंड अगर मिलता है, आई थिंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट करें। बाकी के स्टॉक्स अवेलेबल है जैसे कि एनटीपीसी है, टाटा पावर है या बीएचईएल है, वहां पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, डन। मैं एक दो स्टॉक्स जरा और फटाफट से पता कर लेता हूँ टेक्निकली, फिर विजय जी आपके पास आके एक दो फंडा स्टॉक्स पता करूँगा। लक्ष्य जरा एक शेयर चेक करो, वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये GAEL के नाम से मिलेगा आपको, GAEL के नाम से। इसका जरा चेक करके बताना ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, और दूसरा और चलेगा क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक गैप था बहुत दिन पहले, ऑलमोस्ट मई की बात है, तो वो गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। और ये गैप फिल होने के बाद आई थिंक अगर हम 294 का एरिया निकालते हैं तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आएगा यहाँ से। और जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं 320 तक के दिख रहे हैं, पोजिशनल है, 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। विजय जी, एक कंपनी है दिल्ली की ही है, वो है NBCC, एक सरकारी कंपनी है। मैं इसको पूछने के पीछे मेरा एक पर्पस है। हुआ क्या था कि अप्रैल जून 2021 की बात बता रहा हूँ, आज से करीब 2.25 साल पुरानी बात। इस समय इसके रेट हुआ करते थे 55 रुपये। फिर एक बार और अटेम्प्ट हुई 2022 में जनवरी में, रेट आए करीब 50 रुपये के आसपास। फिर लोगों ने इसको आधा होते हुए भी देखा अपनी आंखों से, जिनके पोर्टफोलियोज में पड़े हुए थे, और रेट ने जो डिप लगाया वो 28 रुपये तक लगाया। अब फिर से वही रेट आ गए हैं 55 रुपये, यानी कि 2021 के जून के। मैं मोटा मोटी 2 साल बाद वहीं पहुंच गया हूं जहां से मैं टूट के नीचे से ऊपर आया हूं। अभी क्या उन लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए जो फंसे हुए हैं 55 रुपये वाले, या फिर अभी तो मौका आया है चलने का, अभी बने रहें इसमें? डिम्पी, मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट सिग्नल्स दे रहा है। मैं इसकी CCI चेक कर रहा था, करीब करीब 310 के करीब है। मेरा ये मानना है कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कुछ अजीब सी, मैं इसको बोल भी सकता हूँ कि कुछ पागलपंती वाली तेजी हो रही है कुछ स्टॉक्स में। और जब इस तरीके का अपसाइड होता है, वर्टिकल अपसाइड देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार से स्टॉक नीचे भी आते हैं। तो ऐसा है नहीं, सस्टेनेबल नहीं है इस तरीके की ग्रोथ स्टॉक्स में। तो जिस तरह का आई वुड से मैनिक अपसाइड देखने को मिला, तो उस वहां पे जहां पर भी आपका पैसा बन रहा है उसको, प्रॉफिट को समेटिए और उन स्टॉक्स में जाइए जहां पर अभी तेजी बननी है। आई एम श्योर आपके चैनल पे सुबह से शाम तक यही बताते रहते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पर जो कमा चुके हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यदि यही स्टॉक आपको 42-45 रुपए में मिलता है तो दोबारा से एंटर कीजिए। NBCC के पास बहुत काम है। अच्छी चीज ये है, मैं आज सुबह किसी टीवी चैनल पे बात कर रहा था RVNL के बारे में, जितना मार्केट कैप है उस मार्केट कैप से लगभग दुगुना तो उनका ऑर्डर बुक है। तो सरकारी कंपनियों के पास काम बहुत है, और आने वाले साल में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हम बार बार बात कर रहे हैं, तो काफी फोकस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि योजनाएं तो बन गई कागजों में, और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लोगों को दिखेंगे नहीं, तो वोट किस बेसिस पे मांगा जाएगा। तो सरकारी कंपनियों में तेजी का एक ये भी कारण है कि अब वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ गए हैं, जो अक्सर ऐसा हम देखते हैं इलेक्शन ईयर में। तो NBCC भी एक ऐसी ही कंपनी है, नो डाउट काम बहुत है इनके पास, मगर स्टॉक प्राइस एक अलग बात होती है, कंपनी का काम एक अलग बात होती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और पैसा लेके, प्रॉफिट लेके थोड़ा साइड में रखिए। ठीक है, 2 साल का लंबे इंतज़ार के बाद जिसको बाहर निकलना उसके लिए एग्जिट रूट हो सकता है, बिना किसी नफ़े नुकसान के वो बाहर चले जाएं, ये विजय जी का मानना है। दूसरा, नए लोग अंदर आ जाएं, उसको लेकर भी शायद उनकी बात से जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ना ही है। तो जिन लोगों के पास निचले स्तरों से ख़रीदा हुआ है, मान लीजिए 30-35 रुपये के आसपास, 20 रुपये प्रॉफिट बहुत होता है इस तरह के शेयर्स में आपको, अगर आपको वॉल्यूम भरा हुआ होगा। दूसरी बात, BHEL एक और सरकारी कंपनी को ऑर्डर मिला है, नीचे आप देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जल विद्युत परियोजना के लिए इनको ऑर्डर मिला है। ये मेरे पास जो जानकारी है करीब 2800 मेगावाट का ऑर्डर है, तो ठीक ठाक बड़ा ऑर्डर होगा। BHEL के शेयर पे भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। एक बार लक्ष्य चेक करना BHEL। जी फिलहाल तो देखिए काफी चल चुका है, तो मैं यहाँ पे नई एंट्री की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू, जी अगर पोजिशनल व्यू है तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। 135 तक कोई डिप मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 130, 135, 134 पे सपोर्ट है, और एग्जैक्टली अभी रेजिस्टेंस जो है 146 पे मिलेगा। तो थोड़ा सा अपसाइड तो यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको वापस से रिट्रेसमेंट में मिलेंगे।
और अगर आपका थोड़ा सा लंबा व्यू है तो आप यहाँ पे 165 से 175 तक के लेवल देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 महीने से 1.5 महीने भी लग सकते हैं। क्या हुआ? ओके ठीक है। वैसे मैं बीएचएल के बारे में एक बात बता दूं, पहले ये ना चलने की बीमारी से शिकार था, अब ये चलने से तो बहुत ही परेशान कर रहा है लोगों को। मैं अपना निजी एक्सपीरियंस के तौर पर भी बता सकता हूं, काफ़ी सारे लोग बीएचएल को अपनी इसकी पास्ट हिस्ट्री की वजह से खरीद ही नहीं पाए। ये जो साल का रिटर्न है ना 130%, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसने पिछले 4 साल में भी दिया होगा। पहले बीएचएल इसी के लिए ही जाना जाता था, नहीं चलता है। अब बीएचएल इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि ये चलता ही रहता है, मौका ही नहीं मिल रहा। अभी हमने जैसे लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य ने पहली लाइन ही बोली, बहुत चल चुका है। शेयर पसंद है उनको, लेकिन उनकी पहली लाइन ज़बान से जो निकली वो ये था कि शेयर बहुत चल चुका है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजी का बिजनेस है मार्केट, ये सिर्फ भाव का बिजनेस नहीं है। ये आपका दिमाग, आपका मनोस्थिति, आपके पैसे, आपके फाइनेंशियल रिस्क, मल्टीपल सोर्सेज का बिजनेस है ये। इसलिए सब चीज़ फिक्स होनी चाहिए। 2-3 एंगल भी ख़राब हो गए तो पैसा बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा समझ के देखभाल के आने चाहिए। खैर एनी हाउ, अब हम जो कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा मोमेंटम है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और आ रहा है, वो है एफएसएल। बस मेरे को ये पता करना मैं फंडा कॉल लूँ कि टेक्निकल। एक काम करते हैं, पहले विजय जी से जल्दी से पता कर लेते हैं। विजय जी, एफएसएल ट्रैक करते हो आप? फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है। हाँ डिम्पी, मैं इसको ट्रैक करता हूँ। हेलो, मैंने इसको काफी निचले लेवल्स पे भी रिकमेंड किया था, मगर अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की तेजी ये दिखा चुका है, मैं दोबारा यही बोलूंगा, ऐसे मार्केट्स में जब आपको 100 में से 60 स्टॉक्स 50 स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं और कहीं मंदी का नामो निशान नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है इस देश में कि सब कुछ हरा हरा दिखने लग गया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये एक कई बार चेतावनी भी होती है मार्केट में कि ये लगातार चलने वाला फिनोमेना नहीं है। तो प्रॉफिट्स बुक करना भी आवश्यक है। जो हाई बीटा स्टॉक हो जाते हैं या जो काफी चल चुके होते हैं, तो उनमें से निकल के उन स्टॉक्स में घुसना चाहिए जब जो जिन्होंने अभी तक चाल दिखाई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट में, हमेशा होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए एफएसएल में, और इसकी जगह आप अगर इन्फोसिस में या टीसीएस में या एचसीएल में जाएं, लार्ज कैप आईटी में जाएं, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। ओके ठीक है। टीसीएस इन्फोसिस ऑलरेडी हमको मिले भी हैं, आप भी उस पर मुहर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, फटाफट से लक्ष्य से एक बीटीएसटी का सौदा पता करते हैं, एसटीबीटी व्हाटएवर जो भी देना चाहें। लक्ष्य जरा जल्दी से बताइएगा, फिर श्रीकांत से पता करेंगे। जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एसबीआई में एक ब्रेकआउट हो सकता है 577 के ऊपर, तो इसको थोड़ा नजर में रखें। 577 के ऊपर निकला तो ये 585 590 तक के मूव दे सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 571 का होगा। 571 का स्टॉप लॉस है, 77 के ऊपर चला, अच्छा मूव दे सकता है। एसबीआई आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ऑलरेडी इन्फोसिस टीसीएस हम बता चुके हैं। श्रीकांत, एक बीटीएसटी एसटीबीटी कोई भी आप देना चाहें? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंद हो रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में अगर तेजी बनाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1584 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से तेजी बनेगी तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1620 या 1630 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1570 के करीब के, यानी 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स तकरीबन 30 से 35 रुपए के हैं। ओके ठीक है, बात आपने बिल्कुल सही उठाई। एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जो दिन की अपनी तेज़ी हुआ करती रही उसको सरेंडर नहीं कर रहा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाइए जरा 10 दिन पुराने वाले चार्ट्स चेक कर लीजिए एचडीएफसी बैंक के। वो खोले भले कहीं भी, लेकिन क्लोज अच्छी नहीं करता था, मार्केट को ड्रैग करने का काम करता था टिपिकली बैंक निफ्टी को। लेकिन आज की क्लोजिंग इसकी ठीक है। ये आप 3 महीने का चार्ट उठा के देखिए, आपके पास पॉजिटिव रिटर्न भी नहीं मिलेगा एचडीएफसी बैंक में। तो यही बड़ी वजह थी कि जो बैंक निफ्टी को कैप भी किए हुए था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाजार अगर चला तो एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एचडीएफसी आज की क्लोजिंग और डाटा के बेसिस पर श्रीकांत की पसंद है। एसबीआई पे ऑलरेडी लक्ष्य आपको दे चुके हैं, तो आप देख लेंगे दोनों एनालिस्ट एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन दोनों के कॉल्स वहीं आके मैच करेंगी जहां पर आपको डाटा चर्निंग दिखेगी। दोनों ने आईटी काउंटर्स दिए, विजय जी ने आईटी कंपनीज के बारे में चुना, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाली कंपनीज पर उन्होंने अपनी राय रखी। लक्ष्य ने बताया एसबीआई, उन्होंने कहा एचडीएफसी बैंक,
तो कल ध्यान रखना होगा आईटी और बैंकिंग के ही कॉम्बो पे ये इंडेक्स मैनेजमेंट का अच्छे से काम करती हैं। लेवल के हिसाब से आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। एक शेयर मैं आपको दिखा के जाता हूं जो कि आज बाजार में इन दोनों को काउंटर कर रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार जरा दिखाई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आपको बाकायदा लाल निशान में दिखेगा। हालांकि वो चला भी नहीं, बट आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कोटक और एक्सिस बैंक को भी जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। कोटक और एक्सिस बैंक को, ये भी आपको शेयर बाजार के थोड़ा उलट ही चल रहे हैं, यानी कि आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नहीं तो होता क्या था, HDFC चलता था, कोटक और एक्सिस बैंक रुक जाते थे या रुक जाएंगे तो ये एंटी चलते थे। आज भी वैसे ही हो रहा है। एक चीज़ मेरे को आपको और नोटिस करवानी है, लास्ट में चलते चलते ट्रेड नहीं लेना, लास्ट में जो लिया है ना दिन भर के एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं तो लास्ट में कभी नहीं पूछूंगा 5 मिनट के अंदर मेरे को कोई सौदा बता दो। आप सौदा जो आप 6 घंटे में नहीं कर पाए तो 5 मिनट में ऐसा क्या तोप हो जाएगा कि जो अगले दिन आपको रिवॉर्ड दे जाएगा। हाँ, वॉच कर लो। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है, 124 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एडवांसेस में बाजार की आज की क्लोजिंग का पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। रही बात इंडाइसिस की कि जिनके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी पड़ा है, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, दोनों मेहमानों ने जो अपनी बात रखी है उस हिसाब से लग रहा है कि पुल बैक मिलेगा। इस पुल बैक में बस अपने रिस्क रिवॉर्ड को आपको चेक करना है, रेजिस्टेंस पे माल को बेच देना है और छोड़ देना है। आज सुबह जब मार्केट खुला था तब एडवांसेस थे 1400, डिक्लाइंस थे करीब 200-250। धीरे धीरे करके डिक्लाइंस बढ़े हैं। इसका मतलब इंडेक्स मैनेज हुआ, कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट की जो कंपनीज हैं वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, इसलिए डिक्लाइंस का नंबर आपके पास 800 आ गया। आप जो नीचे शेयर्स देख पा रहे हैं वो सारे कमोडिटी और रीजन मतलब स्पेसिफिक थीम बेस्ड हैं। जैसे आईटी चला, सीमेंट पे खबर आई तो सीमेंट चला, मेटल्स पे चाइना का फैक्टर तो मेटल्स चला। ऐसा कोई एबनॉर्मल कुछ नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। दूसरा, सरकारी कंपनीज का पार्टिसिपेशन आज भी अच्छा था। वो रेलवे है, वो MMTC जैसा शेयर है, वो NBCC जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये है। लेकिन मैं इसमें कोट करूंगा जो विजय जी ने अपनी बात अभी रखी कि जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। अदरवाइज नहीं तो ये M2M ही कहलाएगा। आप देखेंगे रिवर्सल भी उसी स्पीड से देंगे अब कभी भी आए तो। ठीक, फिलहाल बाजार अभी बंद हो रहा है। आज तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा भी करेंगे, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी क्लोजिंग है। 19,500 के ऊपर पहला टिक आया, 19,500 के ऊपर क्लोज करके गए। सेंसेक्स 65,600 के ऊपर, बैंक निफ्टी के अंदर 44,500 के ऊपर पहला टिक आया, इसके ऊपर आप क्लोज भी करके गए। तो आज जब सुबह आपको गैप मिला ना, उस गैप को आपने सरेंडर नहीं किया इंडाइसिस के तौर पर। तो एक आशा, एक उम्मीद के साथ आपको आज बाजार अगले दिन की तैयारी के लिए लेके जा रहा है। दूसरी बात, आपको स्टॉक स्पेसिफिक आज भी होना होगा, कल भी थे और आगे भी रहिएगा। इंडाइसिस जब तक अपने रेजिस्टेंसेस को पार नहीं करते, एक तरफा बाढ़ जैसी तेजी मार्केट में नहीं आएगी। श्रीकांत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और लक्ष्य, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। विजय जी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपने अच्छे से बताया कि किस स्टॉक से निकलना और किसके अंदर वापस से एंटर करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।